हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। हमेशा की तरह फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज जो मैं टॉपिक आप सबके साथ डिस्कस करूंगा वो है बेल, जिसे हम जमानत भी बोलते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बेल को कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया है, चाहे वो सीआरपीसी हो या किसी अन्य एक्ट के अंदर। सीआरपीसी के सेक्शन 2A में जो बात करता है बेलेबल ऑफेंस के बारे में बात करता है कि जो ऑफेंस फर्स्ट शेड्यूल के अंदर बेलेबल ऑफेंस दिखाए गए हैं या किसी अन्य एक्ट के अंदर जो ऑफेंस बेलेबल हैं उनको हम बेलेबल ऑफेंस कहेंगे। इसी तरह इनके अतिरिक्त जितने भी ऑफेंस हैं वो नॉन बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आएंगे। अब ये बात आती है कि बेलेबल ऑफेंस के अंदर अक्यूज का एज ए मैटर ऑफ राइट बेल का रहेगा, जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर अक्यूज का एज ए मैटर ऑफ राइट बेल का नहीं रहेगा। नॉन बेलेबल ऑफेंस में जो बेल है डिपेंड करती है फैक्ट्स ऑफ केस, सर्कमस्टांसेस ऑफ केस और टोटली डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ कोर्ट कि क्या इस केस में बेल अक्यूज को दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। ये तो जनरली बात हुई बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस और बेल के बारे में। अब ये बात आती है कि बेल कितने तरह की होती है, टाइप्स ऑफ बेल। जो टाइप्स ऑफ बेल है वो है एंटिसिपेटरी बेल, रेगुलर बेल, डिफ़ॉल्ट बेल और लास्ट में इंटरिम बेल। अब हम ये देखेंगे कि कौन सी बेल सीआरपीसी कौन से सेक्शन के अंदर फाल करती है और वो बेल किस स्टेज पे फाइलिंग की जा सकती है। उस बेल को फाइल करने के लिए क्या क्या प्रोविज़न है सीआरपीसी में। तो सबसे पहले हम बेल को में देखते हैं एंटिसिपेटरी बेल। एंटिसिपेटरी बेल में हम अग्रिम जमानत भी कह देते हैं। जब किसी पर्सन का किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट होता है उसमें उसका नाम में आता है या कोई अन्य पर्सन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अपनी डिस्क्लोजर में किसी पर्सन का नाम ले लेता है और उस पर्सन को ये लगे कि इस केस में जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है उसमें उसको डर है कि उसको पुलिस अरेस्ट कर सकती है। उस अरेस्ट से बचने के लिए वो कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन जो कि सीआरपीसी के सेक्शन 438 में डिफाइन की गई है, जो और एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट के अंदर फाइल हो सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 438। अब ये बात आती है कि एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल होने के बाद में जब उस बेल एप्लीकेशन पे हियरिंग होगी उस दौरान कोर्ट बेल को डिसाइड करने के टाइम में कई चीज़ों का ध्यान रखेगी कि अक्यूज को बेल दी जाए या उस बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दी जाए। जैसे कि नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है, अक्यूज का सोशल या सोसाइटी के अंदर क्या स्टेटस है और अगर अक्यूज को बेल दी जाएगी तो क्या इसका एविडेंस या विटनेस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को डिसाइड करेगी, रिजेक्ट करेगी या अलाउड कर सकती है। तो ये हमारा हुआ एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन। इसके बाद हम बात करते हैं रेगुलर बेल। रेगुलर बेल के लिए सबसे पहले ये कंडीशन है कि जो पर्सन रेगुलर बेल फाइल कर रहा है उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है या अरेस्ट होने के बाद में कोर्ट ने उसको कस्टडी के अंदर भेज दिया है, उसके बाद में रेगुलर बेल एप्लीकेशन फाइल होती है। 436 जो रेगुलर बेल के बारे में बात करता है वो ये कहता है कि बेलेबल ऑफेंस के बारे में कि जब भी किसी पर्सन को विदाउट वारंट पुलिस लेके आती है या कोर्ट में अपीयर होता है या डिटेन होता है जो कि बेलेबल ऑफेंस है, उनमें कोर्ट उस पर्सन की अक्यूज की बेल लेगी। अगर वो पर्सन जो कंडीशन इम्पोज करी है ऑनरेबल कोर्ट ने फॉर बेल के लिए अगर वो फुलफिल कर देता है, जैसे कि अगर जितनी अमाउंट की श्योरिटी और बेल बॉन्ड कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है अगर वो सबमिट कर देता है उसके बाद बेलेबल ऑफेंस के अंदर बेल हो जाती है। अगर बेल होने में
बाद में अगर विद इन 1 वीक वो एप्लीकेंट जो कंडीशन इम्पोज की है रिलेटेड टू बेल बॉन्ड, अगर वो विद इन 1 वीक नहीं फाइल करता तो कोर्ट उसको इंडिजेंट पर्सन समझ करके पर्सनल बेल बॉन्ड के में देने के बाद में रिलीज कर सकती है। ये हुआ बेलेबल ऑफेंस के बारे में कि बेल का क्या प्रोसीजर है। इसके बाद जो बात करते हैं हम नॉन बेलेबल ऑफेंस के में, नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर 437 बात करता है कि जब किसी पर्सन को पुलिस अरेस्ट करके इलाका मजिस्ट्रेट यानी कि जिस पुलिस स्टेशन की जुडिक्शन है कोर्ट के अंदर, उस कोर्ट के समक्ष पेश किया जाता है, उस टाइम जो बेल एप्लीकेशन फाइल करेंगे लोअर कोर्ट के अंदर वो 437 में फाइलिंग होगी, क्योंकि इसकी जो वर्डिंग है 437 सेक्शन की सीआरपीसी के कि भी ब्राउट बिफोर ए कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। तो जो ये बात कर रहा है कि कोर्ट ऑफ सेशन से या हाई कोर्ट के अलावा जिस कोर्ट में उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है वहाँ बेल एप्लीकेशन फाइल होगी। इसे हम लोअर कोर्ट से रिलेटेड बेल एप्लीकेशन मानते हैं। इनमें बेल ग्रांट करते टाइम कोर्ट 2 चीज़ों का ध्यान रखेगी कि एक तो जो पर्सन है अक्यूज है जो जिसको लेके आए हैं कोर्ट में, वो जो ऑफेंस कमिट हुआ है वो डेथ या इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। नंबर 2, वो उससे पहले भी किसी केस में सेंटेंस उसे ना सुनाई गई हो, पनिशमेंट ना दी गई हो जो कि डेथ या इम्प्रिजनमेंट लाइफ से, उन केसों में बेल नहीं देगी 437 के अंडर। लेकिन प्रोवाइजो कहता है कि अगर कोई चाइल्ड है 60 या उससे 16 से कम, कोई वुमन है, कोई सिक पर्सन है, उनको बेल दे सकती है कोर्ट सेक्शन 437 में। इसी तरह क्लोज प्रोवाइजो कहता है कि 7 या 7 साल से ऊपर के जो भी केसेस में बेल एप्लीकेशन फाइलिंग होगी और उसकी हियरिंग के दौरान जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको नोटिस दिया जाएगा और उसको विदाउट सुने आप बेल डिसाइड नहीं कर सकते। इसके बाद में जो हम बात कर रहे थे 439 बात करता है नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट के अंदर। सेक्शन 439 ये कहता है स्पेशल पावर ऑफ हाई कोर्ट और कोर्ट सेशन रिगार्डिंग बेल, कि जो बेल एप्लीकेशन की पावर 437 में मजिस्ट्रेट के पास नहीं है, उन केसों में 439 में आप बेल एप्लीकेशन ऑनरेबल सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में फाइलिंग कर सकते हैं। तो जनरली 437 जो सेक्शन यूज होता है वो लोअर कोर्ट्स के लिए, जिसे हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सीजीएम एसीजीएम उन्हें कहते हैं, और 439 जो रिलेटेड टू बात करता है हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। इसके बाद में बात आती है डिफ़ॉल्ट बेल। जो डिफ़ॉल्ट बेल है सेक्शन 167 क्लॉज 2 के अंदर बात करता है कि अरेस्ट के बाद में जब पुलिस अरेस्ट करके लाती है और कोर्ट उस पर्सन को कस्टडी में भेज देती है, जो चार्जशीट फाइलिंग करने का टाइम है वो 90 दिन या 60 डेज है, डिपेंड ऑफ ऑफेंसेस कि कौन सा ऑफेंस कमिटेड हुआ है। 90 दिन उन ऑफेंसों की बात करता है कि जिनमें 10 साल से ज़्यादा लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ इम्प्रिजनमेंट है, उनमें 90 दिन का टाइम है चार्जशीट फाइलिंग करने का। इसी तरह 10 साल से कम वाले केस हैं उनमें 60 डेज का टाइम है। अगर ये पीरियड्स जो 60 और 90 डेज हैं, अगर ये पीरियड के दौरान पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं करती तो 60 डेज और 90 डेज के बाद में अक्यूज के पास राइट आ जाता है डिफ़ॉल्ट बेल एप्लीकेशन के लिए। लेकिन यहाँ पर डिफ़ॉल्ट बेल कोर्ट सू मोटो आपको नहीं देगी जब तक अक्यूज एप्लीकेंट बेल एप्लीकेशन फाइल नहीं करेगा। इसके बाद में बात आती है इंटरिम बेल एप्लीकेशन। इंटरिम बेल एप्लीकेशन के बारे में कहीं भी सीआरपीसी में नहीं बताया गया है या कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। इंटरिम बेल एप्लीकेशन रेगुलर बेल के अंदर कुछ टाइम के लिए या एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन की हियरिंग के दौरान दी जाती है।
जैसे कि एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल होने के बाद में अगर कोर्ट को सही लगता है, जो कि केस के फैक्ट्स देख करके, तो ऑनरेबल कोर्ट ये ऑर्डर कर देती है कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। उसके बाद में आपकी जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद में बेल आपकी है वो कंफर्म हो जाएगी। इतने तक आपको इंटरिम बेल अलाउड की जाती है। तो इंटरिम हम कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए, थोड़े पीरियड्स के लिए दी जाती है। ये तो हुई हमारी बेल, टाइप्स ऑफ बेल। अब हम एक लैंडमार्क जजमेंट जो 2022 में आई थी उसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लैंडमार्क जजमेंट हम इसलिए भी कह सकते हैं इसे क्योंकि इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई पुलिस ऑफिसर के लिए भी और साथ में कोर्ट्स के लिए भी, जो बेल की बारे में जो हियरिंग करती हैं उनसे। तो ये जजमेंट थी सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई। इसमें डिटेल से हर सेक्शन के लिए गाइडलाइन दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 41, 41A, 60A सीआरपीसी के बारे में यहाँ डिटेल में बताया कि जो पावर है अरेस्ट की वो पुलिस ये ध्यान में रखकर करेगी कि जो पावर ऑफ अरेस्ट है वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट, कि जब तक जरूरी नहीं है आप अक्यूज पर्सन को, जो पर्सन जिसके अगेंस्ट एफआईआर लॉज हुई है, आप उसको अरेस्ट नहीं करोगे। और आप 41A का जो भी नोटिस दोगे उसमें रीजन लिखोगे कि किस बेसिस पे आपने पर्सन को अरेस्ट किया है जिसके अगेंस्ट एफआईआर लॉज हुई है। इसी तरह 60A में ये बताया गया कि इस सीआरपीसी के जो भी प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग आप अरेस्ट या अरेस्ट के रिलेटेड जो भी प्रोसीडिंग है वो करेंगे। अगर 60A की वायलेशन होती है सेक्शन में तो कोर्ट उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट नोटिस इशू करके डिपार्टमेंट इंक्वायरी स्टार्ट करवा सकता है। इसी तरह डिटेल में आगे और 60 सेक्शन 41, 41A और इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार अथॉरिटी को मेंशन किया। इसी तरह महेश कुमार चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, इन अथॉरिटियों को भी मेंशन किया। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो कोर्ट है वो वारंट ऑफ अरेस्ट है, नॉन बेलेबल वारंट है जो, वो 87 और 88 में तभी जारी करेगी जब कोर्ट को ये लगे कि अक्यूज ने कोई क्राइम किया है, वो सीरियस नेचर का है और अक्यूज है वो एविडेंस के साथ टैंपरिंग कर सकता है या विटनेस को डरा धमका सकता है, तभी आप वारंट इशू करेंगे नॉन बेलेबल। इसमें एक रेफर की थी पंकज जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके बाद में एक मेजर फैक्ट्स इसके अंदर डिसाइड किया गया कि जब भी पुलिस ऑफिसर चार्जशीट फाइल करते हैं सेक्शन 170 सीआरपीसी में, तो ये सीआरपीसी में कहीं नहीं लिखा कि कोर्ट चार्जशीट को तब तक एक्सेप्ट नहीं करेगी या तब तक कोर्ट में नहीं लेगी जब तक अक्यूज पर्सन को कस्टडी में ना लाया जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर ऑफेंस में अक्यूज ने कोई कंडीशन को वायलेशन किया हो। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्सन की अक्यूज की एंटिसिपेटरी बेल अलाउड होती है और उसके बाद में उसने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की और जब जब जरूरत हुई पुलिस को उस पर्सन अक्यूज की और वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल होता रहा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पुलिस कस्टडी में लेके आए और चार्जशीट एक्सेप्ट करे। कोर्ट को ऐसा करना चाहिए कि चार्जशीट एक्सेप्ट करे, उसके बाद में अक्यूज पर्सन को नोटिस इशू करे कि आप इस डेट को कोर्ट के अंदर आए, ताकि जो इस केस की है प्रोसीडिंग आगे की स्टार्ट हो सके, क्योंकि आपके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल कर दी जा चुकी है। इसमें जो अथॉरिटी मेंशन की थी सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसी तरह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 204 और 209 में
इशू प्रोसेस, और जब भी कमिट करती है कोई भी केस सेशन कोर्ट में, तो उन केसों में भी कस्टडी लेना कोई ज़रूरी नहीं है जब तक कोर्ट को ये ना लगे कि अक्यूज पर्सन टेम्परिंग कर सकता है एविडेंस के साथ, या कोई भी विटनेस है उनको डरा या धमका सकता है। उन बेसिस के ऊपर ही आप कस्टडी में भेजोगे। इसी तरह सेक्शन 436A में CRPC में ये कहता है कि किसी भी ऑफेंस में जो पनिशमेंट है मैक्सिमम, अगर उसका 1/2 ड्यूरिंग ट्रायल अक्यूज पर्सन काट लेता है कस्टडी में, तो उसको बेल दी जानी चाहिए, और उस बेल के लिए लीनियंट व्यू होना चाहिए कोर्ट का। अगर कोर्ट को लगे कि भी अक्यूज पर्सन ना किसी विटनेस को धमकाएगा और ना कोई एविडेंस है उसको टेम्परिंग करेगा, क्योंकि 436A यही कहता है कि 1/2 ऑफ मैक्सिमम पनिशमेंट अगर ड्यूरिंग कस्टडी हो जाए तो बेल का राइट हो जाता है। इसी तरह सेक्शन 440 CRPC के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दी कि अगर किसी पर्सन की बेल हो जाती है, लेकिन आफ्टर जो बेल एप्लीकेशन डिसाइड होने के बाद में जो टर्म एंड कंडीशन लगाई वो कुछ इस तरह की है कि वो अक्यूज एप्लीकेंट है वो उसको पूरा नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जांपल कि आप अगर किसी अक्यूज ने बेल एप्लीकेशन लगाई, बेल अलाउड होने के बाद में कोर्ट ने कहा कि आप 2 श्योरिटी लाएं, लेकिन वो 2 श्योरिटी लाने के लिए उसके लिए पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में कोर्ट 440 CRPC के अंडर उसमें थोड़ा लीनियंट हो सकती है कि 1 श्योरिटी अलाउड करके उसकी बेल एक्सेप्ट कर सकती है। जो इस जजमेंट में सबसे मेजर फैक्ट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया, या हम एक तरह से कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक गाइडलाइन इशू करी कि बेल मैटर के लिए एक अलग से बेल एक्ट लाया जाए, ताकि हर पर्सन बेल मैटर को समझ सके, जैसे कि बाकी सभी एक्ट हैं, कि हर पर्सन ये जान पाए कि कब बेल एप्लीकेशन फाइल होती है, किस प्रोविज़न में बेल एप्लीकेशन फाइल होती है, डिटेल से हर बेल एप्लीकेशन प्रोविज़न दिया जाए और उसके लिए एक अलग से बेल एक्ट लाया जाए। तो ये आज हमने जो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में डिसाइड किया रिगार्डिंग बेल एप्लीकेशन और उसकी गाइडलाइन, वो हमने आज देखी। जो भी इस अथॉरिटी के अंदर लैंडमार्क जजमेंट के अंदर जो भी जजमेंट्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन की, वो मैं डिस्क्रिप्शन में राइट डाउन कर दूंगा, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। एक चीज़ रह गई हमारी लास्ट में, हम ये कह सकते हैं कि कैंसलेशन ऑफ बेल, जब किसी अक्यूज या पर्सन की बेल अलाउड हो जाती है, उस होने के बाद में अगर वो उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, तो उन केसों में बेल कैंसिल हो सकती है, जो कि 437(5) में, 439(2) में, इनमें बेल कैंसिल हो सकती है। तो आज हमने डिटेल में बेल और लैंडमार्क जजमेंट के बारे में देखा। इसी तरह जल्द ही आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आएंगे जो हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हमारा यही टॉपिक था, और एक आपसे फिर मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे फिर दोबारा आप किसी के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।